Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So HPSET 2024 पेपर 1 के फाइनल प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज आज हम लेकर आए हैं, जहां पर स्टूडेंट्स 2020 में पूछे गए कंप्लीट पेपर 1 को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन सीरीज में हम हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और इम्पोर्टेंट ट्रिक्स भी देंगे, ताकि अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी आपको हेल्प मिल जाए। इसके अलावा ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में ऑलरेडी हमने 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, देयर आर टू एमर्जिंग इंपॉर्टेंट एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया। अब देखिए, सोशल मीडिया आप सभी यूज करते हो, ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब क्या है? ये सब सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के दो महत्वपूर्ण नैतिक पहलू हैं जिनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। वो कौन कौन से हैं? रेटिंग्स एंड ट्रैफिक। क्या सोशल मीडिया में कंपलसरी है किसी को रेटिंग्स देना? नहीं है, तो यहीं से आपका ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला है ट्रेड ऑफ एंड वायरलिटी। अब देखो, हर एक वीडियो, हर एक कंटेंट वायरल हो, ये पॉसिबल चलो है, लेकिन क्या ये एक नैतिक पहलू हो सकता है सोशल मीडिया का? नहीं हो सकता। अगला है स्टॉकिंग एंड ट्रोलिंग। तो स्टॉकिंग और ट्रोलिंग सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली है कि होता है, लेकिन ये एक गलत ट्रैक पे जाने वाली चीजें हैं, ये नैतिक पहलू नहीं हो सकते। सो ये ऑप्शन भी गलत है। लास्ट ऑप्शन बचता है ट्रांसपेरेंसी एंड प्राइवेसी, जो कि सही ऑप्शन है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि सोशल मीडिया में जो भी चीज है, जो भी एक फाइल है, जो भी कोई कंटेंट है, वो सबके लिए ट्रांसपेरेंट हो, सबको वो एज इट इज ही नजर आए। प्राइवेसी का मतलब है कि जो आपका प्राइवेट डेटा है, जो आपकी लॉगिन इंफॉर्मेशन है, या आप पर्सनल किसी के साथ चैट कर रहे हो, मैसेजिंग कर रहे हो, वो सब प्राइवेसी पर मेजर फोकस रखा जाए। नैतिक पहलुओं में ट्रांसपेरेंसी और प्राइवेसी, पारदर्शिता और प्राइवेसी आती है। अगला सवाल है, इंक्रीज इन फॉस्फेट एंड नाइट्रेट, जो कि फर्टिलाइजर्स हैं, उर्वरक हैं, इनकी मात्रा जब पानी में बढ़ जाती है तो क्या होता है? इंक्रीज इन एल्गल ग्रोथ, यानी कि शैवालिक वृद्धि में बढ़ोतरी होती है। न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होती है, पोषक तत्व जो है वो बढ़ जाते हैं। डिक्रीज इन एल्गल ग्रोथ, इसमें कमी हो जाती है, शैवालिक वृद्धि में, शैवालीय वृद्धि में कमी हो जाती है। या फिर चौथा ऑप्शन है इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ डिकम्पोजर्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि जब भी पानी में फॉस्फेट और नाइट्रेट, यानी कि किसी भी फर्टिलाइजर, इन दोनों में से किसी भी फर्टिलाइजर की मात्रा बढ़ जाती है, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, पोषण तत्व का संवर्धन वहां पर हो जाता है। एंड न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट को यूट्रोफिकेशन भी बोला जाता है। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है तो पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 100 में से इजीली 80 प्लस आप स्कोर कर सकते हो। इसके बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स भी हमने लॉन्च किया है, जहां पर डेली लाइव लेक्चर्स के साथ एग्जामिनेशन से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवाने की श्योरिटी दी जाती है। एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यू प्रैक्टिस के साथ साथ आपको यहाँ पर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिलेंगे, एंड फाइनल रिविजन के लिए 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक मिलेगा, जहां पर आपको पीवाईक्यूज, रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे सभी स्टेट्स के। एंड यकीन मानिए, ये 2000 एमसीक्यू के बाहर से कोई भी सवाल एग्जाम में नहीं पूछा जाता। अब काफी बच्चे हैं जिनको लगता है कि एग्जाम में कम टाइम है, तो उन सभी के लिए ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पे। आपको ये ऐप डाउनलोड करना है, स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। इसके ओवरव्यू को देखने के बाद लाइव क्लासेस आप यहाँ पर रोज रात को 9 बजे ज्वाइन कर सकते हो। एंड स्टूडेंट्स, ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको इस कंटेंट सेक्शन पर मिल जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पर टेस्ट भी अवेलेबल है, एंड कुछ पीडीएफ फाइल्स हैं जिसमें आपके नोट्स हैं। ये एक ऐसा कोर्स है जो कि एग्जाम के लेवल के हिसाब से बनाया गया है, एंड यकीन मानिए कि इसके अलावा आपको कुछ भी कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप इजीली इस कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटेशन मींस दैट अ पर्टिकुलर पेपर इज बीइंग। अब देखिए, रिसर्च में हम लोगों ने रिसर्च हमने पढ़ा था, रिसर्च पेपर, रिसर्च थीसिस, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी, ठीक है। उसी के साथ एक टर्म हमने देखी थी, सिटेशन, उद्धरण इसको कहा जाता है। इसका मतलब होता है कोटेड इन अनदर पेपर बाय अनदर ऑथर। एक मान लीजिए मैंने अपनी रिसर्च के दौरान एक आर्टिकल यूज कर लिया,
वो आर्टिकल मैंने खुद नहीं लिखा, मैंने अपना दिमाग उसमें नहीं लगाया, वो किसी एबीसी नाम की बुक में से किसी XYZ नाम के ऑथर ने लिखा हुआ था, मैंने वो आर्टिकल कॉपी किया। दूसरा बोलता है रिप्रोड्यूस्ड एल्सवेयर, कि इसको कहीं और प्रोड्यूस किया गया था। सोल्ड टू अनदर पब्लिशर, कि एक ऐसा आर्टिकल जिसको किसी और पब्लिशर को बेच दिया गया हो। डिस्कस्ड ओरली बाय अनदर ऑथर, कि एक ऐसा आर्टिकल जो कि किसी और ऑथर ने, किसी और लेखक ने सिर्फ अपनी मौखिक रूप से मुंह जुबानी बताया था, कहीं लिखा हुआ नहीं था। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। सिटेशन में हम वो सब चीजों को लिखते हैं। अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि मैं अपनी रिसर्च में किसी दूसरे बुक की मदद से कोई आर्टिकल या कोई रिजल्ट एज इट इज लिख रही हूं, तो ये जरूरी होता है उसको वहां पर हाईलाइट करना। देखिए, citation is the way you tell your readers that certain material in your work came from another source। इसमें हम बता रहे हैं अपने रीडर्स को कि ये जो पेज आप पढ़ रहे हो, ये डेटा मेरा अपना नहीं है, मैंने ये किसी और बुक से लिया है। अगर वो रीडर उस टॉपिक के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं या ज्यादा डिटेल्स चाहते हैं, तो वो उस पेज में लिखे हुए नीचे सिटेशन को फॉलो कर सकते हैं। तो अगर हम सिटेशन नहीं मेंशन करें अपने रिसर्च पेपर में या अपनी थीसिस में, तो उसको कहा जाता है प्लेजरिज्म, यानी कि साहित्यिक चोरी। तो अगर सिटेशन हम नहीं लिख रहे हैं, तो हम साहित्यिक चोरी के अंडर हम पे केस भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस इज अ मेजर कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में सबको पता होगा, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में आपको जरूर पढ़कर जाना है। इसमें पूछा है कौन सा गैसेस का ऐसा पेयर है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन है CO2 N2O, CO2 CO, CO2 या फिर O3, CFCs एंड SO2। सो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर एक और होमवर्क क्वेश्चन आपको दे रही हूं। अब देखो, ग्रीन हाउस गैसेस जो है उनकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंच रहा था, क्लाइमेट में चेंजेस और ये सब चीजें इसमें आ रही थी। इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए बहुत सी कंट्रीज ने मिलकर एक प्रोटोकॉल बनाया है, एक सभा, सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं, प्रोटोकॉल बनाया है, जिसमें वो ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट को कम करने के लिए अपनी अपनी कंट्री में काम कर रहे हैं। ये अब मुझे बताइए कि ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट को कम करने के लिए जो प्रोटोकॉल बनाया गया है, उसका क्या नाम है। इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में आया है एंड आगे भी जरूर आएगा। नेक्स्ट है, व्हाट डू एप्टीट्यूड टेस्ट मेजर्स। सो एप्टीट्यूड यानी कि योग्यता परीक्षण क्या मापने के लिए बनाए गए हैं। लर्नड एबिलिटीज, जो आपने सीखा है उसमें आप अभी कितने सक्षम हो। प्रोसीजरल नॉलेज, की जो आप प्रतिक्रियात्मक ज्ञान जिसको कहते हैं। करंट एजुकेशनल अचीवमेंट, अभी अभी आपने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। इनेट एबिलिटीज और पोटेंशियल। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज लर्नड एबिलिटी। सो एप्टीट्यूड टेस्ट की जब भी बात आती है, तो हमेशा जो भी चीजें आपने सीखी हुई हैं ऑलरेडी, उसको अगर टेस्ट करना है, उसका लेवल अगर चेक करना है कि कितना नॉलेज आपको है, उसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। ओके, सो डेफिनेशन थोड़ी सी यहाँ पर है, आप देख सकते हो। इससे ये एक टर्म याद रखिए कि इसको मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट को आपकी इंटेलिजेंस मेजर करने के लिए नहीं बनाया गया, ये आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को चेक करता है किसी पर्टिकुलर फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिविंग स्टूडेंट्स चांस टू पार्टिसिपेट इन क्लास एक्टिविटीज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस टू टीचिंग लर्निंग। ऑप्शंस है अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, लेजस फेरी और डेमोक्रेटिक। सो देखो, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेमोक्रेटिक। यहाँ पर बोला है स्टूडेंट्स को टीचर क्या कर रहे हैं, क्लास में किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का चांस दे रहे हैं। ओके, तो ये डेमोक्रेटिक होता है। सबकी डेफिनेशन देख सकते हो, अथॉरिटेटिव है, अथॉरिटेरियन है, लेजस फेरी है और डेमोक्रेटिक है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी यहाँ पर देख लीजिए, लोकतांत्रिक शिक्षा, हस्तक्षेप नेतृत्व, अधीन अधिनायकवादी कक्षा प्रबंधन,
आधिकारिक कक्षा प्रबंधन। ये डेफिनेशंस हैं, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है a qualitative research design seeking to describe and analyze all or part of the culture of a community is known as। सिंपल याद रखिए कि यहाँ पर क्वालिटेटिव रिसर्च की बात की गई है, ठीक है, जिसमें आपको किसी कल्चर को या किसी कल्चर और कम्युनिटी के पार्ट को डिस्क्राइब और एनालाइज करना है। हिस्टोरिकल स्टडी, एक्शन रिसर्च, एथनोग्राफिक स्टडी या फिर ग्राउंडेड थ्योरी। सो करेक्ट आंसर है एथनोग्राफिक स्टडी। ये ऑलरेडी हमने डिटेल में डिस्कस किया था, अगर नहीं देखी है वो वीडियो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एक प्लेलिस्ट का, वहां पर सब वीडियोस एडेड हैं। A meta analysis would allow you to, so meta विश्लेषण क्या करने की अनुमति देता है? Analyze the reliability of a study, जो स्टडी हम कर रहे हैं, जो अध्ययन हम कर रहे हैं, वो रिलायबल, वो विश्वसनीय है या नहीं। Analyze the antecedents of a behavior, यानी कि किसी व्यवहार के पूर्ववृत्त का विश्लेषण करना। एक्सप्लोर वेरिएशंस इन द आउटकम्स ऑफ वेरियस स्टूडेंट्स, विभिन्न अध्ययनों के परिणामों में भिन्नता का पता लगाना। या फिर रेप्लिकेट मेनी स्टडीज, एक ही स्टडी को बार बार दोहराना। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मेटा एनालिसिस। हमने जो स्टडी की है उसको एनालाइज करता है, बताता है कि वो रिलायबल, वो विश्वसनीय है या फिर नहीं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है कई बार कि मेटा एनालिसिस क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव, तो ये क्वांटिटेटिव है और ये फॉर्मल है। Which of the following is not an assumption of the positivistic approach to educational research? ओके, एजुकेशनल रिसर्च की पॉजिटिविस्टिक अप्रोच यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण के बारे में पूछा है। ऑल जेन्युइन नॉलेज इज बेस्ड ऑन सेंस एक्सपीरियंस। इसमें कहा है कि पॉजिटिविस्टिक अप्रोच यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण बोलता है कि जो भी एक हमारा वास्तविक ज्ञान होता है, ठीक है, वो हमारी इंद्रियों के एक्सपीरियंस, इंद्रियों के अनुभव से ही हम सीखते हैं। यानी कि जो पर्सन खुद सीखता है वो ही वास्तविक ज्ञान होता है। The methodological procedure of natural science may be directly applied to this social science, ठीक है। सो यहाँ पर नॉट पूछा है। ये आपके पॉजिटिविस्टिक अप्रोच का एक रूल होता है कि नेचुरल साइंस के प्रोसीजर्स को डायरेक्टली हम सोशल साइंस में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है ह्यूमन बीइंग्स रिस्पॉन्ड इन अ डिटर्मिनिस्टिक फैशन टू द सिचुएशंस ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड। और लास्ट है सोशल रियलिटी सब्जेक्टिव एंड पर्सनल। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। ये देखिए यहाँ पर ये 3 एस्पेक्ट्स मैंने बताए हैं, ये तीनों आपको पॉजिटिविस्टिक अप्रोच से जुड़े हैं। ओके यहीं पर देखो 2 स्टेटमेंट्स, तो स्टेटमेंट नंबर बी और सी तो यही एज इट इज दी हुई है। एंड इसके अलावा ये लिखा हुआ है पॉजिटिविस्टिक हैज नो नेगेटिव कॉनोटेशन, ठीक है, इसमें नकारात्मक अर्थ नहीं होते हैं। तो कभी भी अगर किसी क्वेश्चन में मान लीजिए ऐसे लिखा होता ऑल जेन्युइन नॉलेज इज नॉट बेस्ड ऑन, सो नेगेटिव इंपैक्ट कभी भी नहीं होता किसी स्टेटमेंट का। नेक्स्ट है वेयर आर द फिल्टर्स दैट अफेक्ट द कंटेंट ऑफ अ मैसेज। अब देखो मैं आप लोगों को एक मैसेज दे रही हूँ, मैसेज का मतलब है कोई बात बता रही हूँ, कोई इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, ठीक है। तो इसके बीच में कुछ फिल्टर्स होते हैं जो कि हमारे मैसेज की क्वालिटी को, कंटेंट को थोड़ा सा फिल्टर कर रहे हैं। वो क्या है? इन द माइंड ऑफ स्पीकर, मेरे दिमाग में जो बातें चल रही हैं। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, किस तरीके से हम बात कर रहे हैं, फोन पे कर रहे हैं, सामने कर रहे हैं, ठीक है, लिख कर किसी को बता रहे हैं। इन द माइंड ऑफ द लिसनर, सुनने वाले के माइंड में है ये चीजें, ये फिल्टर्स, या फिर इन द माइंड्स ऑफ बोथ स्पीकर एंड द लिसनर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। A large number of people are asked to provide or exchange information. बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, उन सभी लोगों को क्या करना है? जानकारी आदान प्रदान करने को कहा गया है। सो ये क्या है? इंटरपर्सनल, ग्रेप वाइन, हॉरिजॉन्टल या मास। बहुत आसान क्वेश्चन है। इंटरपर्सनल होता है जब एक व्यक्ति सिर्फ किसी दूसरे यानी कि सिर्फ एक व्यक्ति से बात करता है। हॉरिजॉन्टल होता है जैसे मान लीजिए कंपनी के 2 ऑफिसेस हैं,
इस कंपनी का मैनेजर दूसरी कंपनी के मैनेजर से बात कर रहे हैं, यानी कि दो अलग अलग ऑफिस हैं, बट फिर भी मैनेजर जो है वो इक्वल पोस्ट पर बैठकर काम कर रहे हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। एक स्कूल के प्रिंसिपल दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल से बात कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में लार्ज नंबर ऑफ पीपल तो होते हैं, लेकिन सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। मास कम्युनिकेशन होता है जैसे भाषण, जैसे मोदी जी हैं, हम सब ये ऑडियंस है, हम सब मोदी जी का भाषण सुन रहे हैं, कुछ लोग टीवी में सुन रहे हैं, कुछ रेडियो से सुन रहे हैं, ठीक है, कुछ मोबाइल फोन में सुन रहे हैं, कुछ लोग वहां पर सामने लाइव सुन रहे हैं। तो ये होता है मास कम्युनिकेशन, जिसमें एक पर्सन बोलते हैं और अनलिमिटेड लोग अलग अलग फॉर्मेट से नॉलेज गेन करते हैं या उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, जो कि एक इन फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। देखो, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर आस्क्ड टू प्रोवाइड और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। अब बहुत सारे लोग हैं, सबको कहा गया है कि इंफॉर्मेशन आप दो, आप सब बोलो, तो ये तो फिर इनफॉर्मल हो गया। इतने लोग बोलेंगे तो ना कुछ समझ पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे, दैट इज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकंसिस्टेंट विद डीप लर्निंग? memorizing facts, application of subject knowledge, finding meaning and critical thinking. So deep learning की जब भी हम बात करते हैं, इनकंसिस्टेंट बोला है, ठीक है, इसकी असंगत यानी कि इससे जुड़ा हुआ नहीं है। सो फैक्ट को याद रखना, रट्टा मारना डीप लर्निंग में नहीं आता। आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसको अप्लाई कैसे करना है रियल लाइफ में या सिचुएशन आने पर, वो हमें डीप लर्निंग सिखाता है। किसी वर्ड का या किसी इमेज का मीनिंग आप खुद से ढूंढ रहे हो, ये हमें डीप लर्निंग सिखाता है। क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना डीप लर्निंग कहलाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि स्पीच रिकॉग्निशन। अब देखो, आवाज पहचान लेना, अब आप गूगल पे सर्च कर रहे हो, ठीक है, आवाज से। अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आपके फोन में अगर आपके अलावा कोई और आवाज उनको सुनाई देगी तो वो गूगल में सर्च नहीं करेगा, है ना। इमेज रिकॉग्निशन, फाइंडिंग पैटर्न ऑफ अ डेटा सेट, उसके बाद देखिए कैरेक्टर टेक्स्ट जनरेशन, ये सारी चीजें जो ऑटोमेटिक ड्राइविंग कार्स जो हैं, ये सब क्या है, डीप लर्निंग है। नेक्स्ट है, फाइंड द नंबर विच व्हेन एडेड टू इटसेल्फ 13 टाइम्स गिव्स 112। ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको अपने आप से ऐड करेंगे 13 बार तो आंसर आएगा 112। सो आंसर है 8। देखिए, x हमने नंबर मान लिया, x को हमने 13 बार अपने आप से ऐड करना है तो आंसर आ गया 100, और इसमें बोला है आंसर आएगा 112, ठीक है। सो यहाँ पर आ गया 14x इक्वल्स टू 112 और x इक्वल्स टू 8। सो ये है आंसर, आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट है, अ सीरीज ऑफ 0 1 1 2 3 5 8 13 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिबोनाची सीरीज। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पर अगला नंबर भी बताया गया है 21। इन दिस सीरीज द नेक्स्ट नंबर इज फाउंड बाय एडिंग दी टू नंबर्स बिफोर इट। अब जैसे 0 और 1 को ऐड किया तो 1 आ गया, 1 और 1 को ऐड किया तो 2 आ गया, 1 और 2 को देखो यहाँ पर 1 और 2 को ऐड किया तो 3 आ गया था, 3 और 5 को ऐड किया तो 8 आ गया, 5 और 8 को ऐड किया तो 13 आ गया, 8 प्लस 13 करेंगे तो 21 आ जाएगा। सो ऐसी सीरीज को फिबोनाची सीरीज कहा जाता है। अगला है, सिलेक्ट द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 4 9 25 49 121 एंड 169। सो अगले नंबर के लिए अगला नंबर है 289। देखिए कैसे, 2 इंटू 2 4, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। देन वी हैव स्क्वायर ऑफ 11, स्क्वायर ऑफ 13, स्क्वायर ऑफ 17 एंड 19। अब आप बोलोगे कि ये नंबर्स कैसे सेलेक्ट किए, बताइए ये कौन से नंबर्स हैं। ये होमवर्क क्वेश्चन दे दिया कि 2 3 5 7 11 13 17 19 ये कौन से नंबर होते हैं, ठीक है। बस इनको आपस में मल्टीप्लाई किया और आंसर आपका आता जाएगा। हाउ मेनी सच इवन नंबर्स आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर्स विच आर इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय एन ऑड नंबर बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय एन इवन नंबर।
ठीक है, यहाँ पर हमें बताना है कौन से ऐसे नंबर हैं, हमें बताना है कौन से ऐसे इवन नंबर्स हैं, कितनी ऐसी सम संख्याएं हैं जो कि जिनके इमीडिएटली, जिनके ठीक पहले विषम संख्या आती है, जिनके ठीक पहले ऑड नंबर आता है, लेकिन उनके इमीडिएटली बाद इवन नंबर, एकदम बाद सम संख्या नहीं आनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पर देखो देयर आर 3 नंबर्स, कौन कौन से, 1, 6, 5, देन यहाँ पर 3, 2, 9 और 9, 8, 7 बोला है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए, इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट्स of a class are standing in a line. अमित इज 19th फ्रॉम बोथ हैंड्स। अब देखिए अमित नाम का लड़का है, अगर लाइन को शुरू से गिनेंगे तो भी ये 19th नंबर पे है, लाइन को यहां से गिनेंगे तो भी ये 19th नंबर पे है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दी क्लास? सो करेक्ट आंसर है 37। कैसे? देखिए ये बॉय है अमित, 19th पोजीशन, लेफ्ट से भी 19th पोजीशन, राइट से भी 19 प्लस 19 कर लेंगे, -1 कर लेंगे। -1 क्यों? क्योंकि वो अमित खुद है, हमें उनको काउंट नहीं करना। ओके, सो आंसर आ जाएगा 37। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स एंड 4 कंक्लूजन्स। 2 स्टेटमेंट्स दी हैं, 4 कंक्लूजन्स दिए हैं। हमें बताना है कि कौन कौन से फैक्ट्स इस कंक्लूजन को वैलिड प्रूफ करते हैं, कौन कौन से वैलिड कंक्लूजन है। ऑल रिलीजियस पीपल आर इमोशनल। ठीक है, इसको वेन डायग्राम से करेंगे। ऑल रिलीजियस, ओके इसको ऐसे लिखते हैं, ऑल रिलीजियस पीपल आर इमोशनल, राइट। जॉर्ज इज अ रिलीजियस पर्सन। इसको एक बार वापस मैं ड्रॉ करती हूं। ठीक है, सो ये है रिलीजियस पर्सन। ऑल रिलीजियस पर्सन आर इमोशनल। जॉर्ज इज अ रिलीजियस पर्सन, तो ये हमने रिलीजियस पर्सन के अंदर जॉर्ज बना दिया। ओके, जॉर्ज इज इमोशनल, सो जॉर्ज रिलीजियस है, तो क्या जॉर्ज इमोशनल भी होगा। अगला है ऑल इमोशनल पीपल आर रिलीजियस, कि जितने भी इमोशनल पीपल होते हैं वो सभी रिलीजियस, वो सभी धार्मिक होते हैं। ऐसा तो नहीं है ऑल इमोशनल पीपल आर रिलीजियस, ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं कर रही, ये वाली कर रही थी। ऑल पीपल आर रिलीजियस, ये भी नहीं है ऑल पीपल रिलीजियस। ओके, ऑल पीपल आर रिलीजियस, यस ऑल पीपल आर रिलीजियस, ये भी सही है। सम रिलीजियस पीपल आर नॉट इमोशनल, सम रिलीजियस पीपल आर नॉट इमोशनल। यहाँ पर हमने बोला है ऑल रिलीजियस आर इमोशनल, तो ये सम वाला तो गलत ही हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 ओनली। A is sister of B, F is daughter of G, ठीक है। C is the mother of B and D is father of C। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम? बहुत इजी है। ओके, सो E is mother of D, then how will A be related to D? A और D के बीच में क्या रिलेशन है? सो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, A सिस्टर है, यहाँ पर लिखते हैं इसको, A सिस्टर है किसकी? B की, ठीक है। F इज द डॉटर ऑफ G, F और G का जिक्र आगे कहीं हुआ नहीं है, तो स्टेटमेंट को इग्नोर कर सकते हो। अगला है C इज मदर ऑफ B, C जो है वो B की मदर है। D इज द फादर ऑफ C, ओके, D इज द फादर ऑफ C। E is the mother of D, E is the mother of D, then how will A be related to D? So यहाँ पर A और D के बीच में रिलेशनशिप पूछा है, ये दोनों क्या है? सिबलिंग्स हैं, भाई बहन है, भाई बहन या बहन बहन कुछ भी हो सकता है। सो ये क्या है? इनके मदर है और ये मदर के भी फादर हैं, तो ये हो गया आंसर ग्रैंड डॉटर। ओके, सो इस तरीके से अगर ब्लड रिलेशन को सॉल्व करोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा।
साथ ही स्टूडेंट्स पेपर 2 पर भी ध्यान दीजिए। पेपर 2 के लिए हम स्टडी मटेरियल लेकर आए हैं जो कि एग्जामिनेशन के लेवल के हिसाब से है। ये आपको एग्जाम के साथ-साथ इंटरव्यू को क्वालीफाई करने में भी मदद करता है। सब्जेक्ट्स की लिस्ट आपके सामने है, आपको बस गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करना है। एक ही बार फीस देनी है, ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा एंड ज़रूर एग्जाम क्वालीफाई करने में मदद करेगा। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।